नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले। यस। अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कंप्यूटेशन चैप्टर तक की हमारी जो अमेंडमेंट्स थी वो हो चुकी थी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हंसते खेलते कूदते कम समय में सारी अमेंडमेंट्स हम कवर कर लेंगे। तो पहले मैं अपने मन की बात कर लूं, उसके बाद किताब भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो आइए ज़रा यहाँ पर। और चैप्टर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। इसके अंदर जो जीटीए वाली सर्विसेज है उसमें चेंज आया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में। ये तो हम जानते हैं, रिवर्स चार्ज कहते किसे हैं। जब रेसिपिएंट लाइबल टू पे जीएसटी होता है तो रिवर्स चार्ज कहा जाता है। रिवर्स चार्ज लगाने की पावर चार्जिंग सेक्शन 93 और 94 से आती है। 93 में ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा और उनकी लिस्ट आपके इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। 94 कहता है कि जब सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड होता है और रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है और कंस्ट्रक्शन जगत से संबंधित कुछ एक हम सप्लाईज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा, यानी कि जो सामने वाला बिल्डर या प्रमोटर है उसे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर सरकार ने इन्हीं 93 और 94 को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था और ढेरों सर्विसेज यहां पर आपकी 25-26 सर्विसेज दे रखी हैं जिन पर कि आरसीएम लगता है। तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, पहले मैं पुरानी बात कर लूं जो आपको पहले से आती है, उसके बाद चेंज की बात करेंगे, बदलाव क्या आया है। तो भगवान झूठ ना बुलाए, यहां पर 2 सेट ऑफ जीएसटी रेट्स हुआ करते थे जीटीए के अंदर आकर। कैसे कैसे? पहला था 12% विद आईटीसी टू सप्लायर, और एक था अपना यहां पर 5% विदाउट आईटीसी टू सप्लायर। कोल्ड कॉफी नहीं आती विद आइसक्रीम और विदाउट आइसक्रीम। विद आइसक्रीम है तो 12 रुपए की है, 120 कह सकते हो। विदाउट आइसक्रीम है तो 5 रुपए की है, 50 रुपए कह सकते हो। ऐसे करके है, आइसक्रीम से पैसे बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है यहां पर हमारा कि ये अगर मेरा सप्लायर है और यहां रेसिपिएंट है, ठीक है, और जीटीए सर्विसेज यहां पर दी जा रही है, तो इसमें रहेगा जीएसटी का रेट 12% का, और ये जो मेरा सप्लायर है इसके आईटीसी पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिलेगा। इसके अंदर आकर यहां पर ये हो गया मेरा सप्लायर, हाँ ये सप्लायर हो गया, और इधर रेसिपिएंट हो गया। तो जो रेट है अब यहां पर वो 12% ना होकर ये 5% हो जाता है, और जो आईटीसी है ये वाला, इसको डिनाई कर दिया जाता है। बात भी ठीक है, आप बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। आज हमारे लिए सरकार ने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है। सरकार हमसे बोलती है कि भाई काम करो, अपनी कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग के ऊपर आपको 18% का जीएसटी भरना होता है। सरकार हमसे ऐसा बोलती है और हमें पूरा का पूरा आईटीसी अलाउ किया जाता है। कल को अगर गवर्नमेंट हम टीचर लोगों को ये ऑप्शन देती है कि भाई काम करो 12% का जीएसटी भर दो, लेकिन आपको हम आईटीसी यहां पर नहीं देंगे, तो क्या मुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ब्लंटली मुझे आंसर नहीं करना चाहिए कि कौन सा फायदेमंद है। मैं देखूंगा कि 18% से ग्रॉस जीएसटी कैलकुलेट करने पर, और जो भी मेरा आईटीसी बनता है, चाहे वो कोरियर का है, किताबों का है, वगैरह वगैरह है, तो वो सारा एडजस्ट करने के बाद मेरा नेट क्या पे करना पड़ रहा है। दूसरा, अगर मैं यहां पर आता हूं तो मेरा आईटीसी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो जो 12% ग्रॉस है वही नेट बनेगा, तो मुझे ये कितना भरना पड़ रहा है। तो जहां पर मुझे फायदा दिख रहा होगा मैं वो वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। हालांकि ये कमर्शियल कोचिंग में नहीं दिया है सरकार ने, इलस्ट्रेशन के तौर पे बात को समझाने के लिए बताया है।
ऐसा ऑप्शन आपका जीटीए के अंदर अवेलेबल होता है। मन में एक सवाल आता है, सर व्हाट अबाउट द आईटीसी टू द रेसिपिएंट। देखिए बच्चा यहां पर परेशान हो जाता है। ये जो हमारा रेसिपिएंट है इसके आईटीसी को लेकर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो ऑलवेज ऑलवेज आईटीसी मिलेगा। अगर ये कैपेबल आदमी है, रजिस्टर्ड आदमी है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस में या इस केस में कोई सा भी मॉडल ऑप्ट कर लीजिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध है अगर तो वो सप्लायर के लिए यहां पे रखवाया गया है। अच्छा जी, एक और बात समझना जरा इसके अंदर आकर। अब ये जो मेरा पहला मॉडल है 12% वाला, तो ये एप्लीकेबल होता है एनसीएम केस में ओनली। अगर आप 12% कैटेगरी में हैं तो एनसीएम ही लगेगा, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाएगा। पुरानी बातें कर रहा हूं, नया कुछ नहीं बताया। जब नई बात करूंगा तो बता दूंगा पहले से कि देखो बेटा ये आ गया मेरा बच्चा कबूतर नया। अब यहां पर क्या है, यहां पर एनसीएम एंड आरसीएम दोनों एप्लीकेबल हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन क्या है। ठीक है, वो कैसे तो मैंने इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट किया, और एलाबोरेट करने पर मैंने क्या पाया कि देखिए भाई सब बात ऐसी है कि यहां पर ये जो मेरा रेसिपिएंट आदमी है ना, ये वाला रेसिपिएंट आदमी जो है, अगर ये मेरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ताल्लुकात रखता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करता है, जैसे कि कंपनी है, फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म, चाहे एक जीएसटी होल्डर है, कैसे भी है, कुछ भी है, एटसेट्रा, मौजूदा व्यक्ति है, ऐसे करके है। अगर इस तरह से ये है तो फिर ठीक है, यहां पर आकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा, क्योंकि आरसीएम लगाते समय सरकार ये जरूर देखती है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ये कंपनी, ये वो बड़े बड़े लोग हैं तो आराम से आरसीएम के अंदर जीएसटी भर सकते हैं, तो सरकार ने यहां पर पकड़ लिया है। लेकिन अगर ऐसा हो तो कि अगर मेरा रेसिपिएंट अदरवाइज है, यानी कि उपरोक्त वाली कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो वैसे में यहां पर एनसीएम ही लगा दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, यानी कि सप्लायर ही जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। रेट मॉडल वही रहेगा जो मैंने आपको यहां पर बता रखा है। इज इट ओके? यस। एक और बात इसके अंदर कि जहां पर लीगली आरसीएम एप्लीकेबल हो गया है, मतलब कि गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट की तरफ फिंगर कर दी कि तू जीएसटी का पेमेंट करेगा, रेसिपिएंट तू करेगा। अब सप्लायर बोला कि नहीं साहब, मेरे रेसिपिएंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरने से कतराता है कि वो अपने भी ऑब्लिगेशन पूरे करे और अपने जहां से सर्विस ले रहा है उसके ऑब्लिगेशन भी उसे ही पूरे करने पड़ते हैं। ग्राहक भगवान होता है। जीटीए ने कहा कि आप मेरी वजह से उसके ऊपर लोड डाल रहे हो ना, आपको लगता है कि मैं जीएसटी का पेमेंट नहीं करूंगा ना साहब, मैं छाती पीट कर बोलता हूं यहां पर आकर, मैं जीएसटी का पेमेंट करूंगा, रजिस्ट्रेशन लूंगा, डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं जीएसटी का पेमेंट करूंगा। भगवान के लिए मेरे रेसिपिएंट को छोड़ दीजिए। तो अगर सरकार ने कॉलर पकड़ रखा है रेसिपिएंट का कि तू जीएसटी भरेगा, तो यहां ऑप्शन है जीटीए के पास में, ऑप्शन टू जीटीए, कि आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, आप यहां पर यू टर्न दिलवा सकते हो, आरसीएम से एनसीएम कैटेगरी में ला सकते हो, तो फिर आपका रेसिपिएंट फ्री हो जाएगा एंड यू आर लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो ये यहां पर अलाउ कर दिया जाता है। आरसीएम से एनसीएम में आ सकते हैं, लेकिन अगर लीगली बाय डिफॉल्ट एनसीएम का केस पड़ रहा है, तो फिर क्या जीटीए वाला ये कह सकता है कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे रेसिपिएंट से लीजिए? क्या यह संभव है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आरसीएम टू एनसीएम आ सकते, बट एनसीएम टू आरसीएम नहीं जा सकते। ऐसे यूटर्न वाले जो पोजीशन मैंने डिस्कस की है, एक जगह और देखने को मिलती है कॉपीराइट में जाकर, और एक इसमें है। तो दो में ऑप्शन है, इसके अलावा जिसका कॉलर सरकार ने पकड़ लिया कि रेसिपिएंट तू भरेगा, तो फिर तो वही भरेगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये तो रही आपकी पुरानी बातें। अब इसमें नया क्या है, अमेंडमेंट कहां पर आई है, जरा ध्यान से देखिए। अमेंडमेंट आई है मेरे कबूतर, इसकी यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ना, विनोद देख रहा है,
टन टन कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम खत्म कर दी गई है। 12% का रेट स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है। तो पूरी अमेंडमेंट का क्रक्स ये निकल के आता है कि 12% रेट स्ट्रक्चर डिलीट कर ओमिटेड है, ये खत्म हो गया है। अब जो भी है यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया बढ़ा नहीं है, कुछ था वो कम हो गया आपके लिए, तो ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो रही आपकी जीटीए की अमेंडमेंट मेरे बच्चा। आपके लिए और क्या अमेंडमेंट आई है, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलूं। हाँ ले चलो, थोड़ा सा बुक की तरफ झांक कर देखते हैं। आओ जरा मेरे साथ बुक में मेरे बच्चा। यस, यहां पर आ जाते हैं हम लोग। आ जा मेरे भूरा, मेरे कबूतर, ये आ जा। तो ये रहा सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जीएसटी का रेट 5% है एंड नो आईटीसी टू सप्लायर को आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। एनसीएम लग रहा हो या आरसीएम लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिस्ट आपकी ज्यों की त्यों है कि भाई रेसिपिएंट आपका ये है तो आरसीएम लगा दिया जाता है। ये भी आपका सेम पॉइंट है, कोई बदलाव नहीं किसी भी तरीके से। और यहां पर वो डिक्लेरेशन देने की बात कर रहे हैं कि द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट, की छाती पीट कर कह रहा है कि मैं भरूंगा, एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज, कि मैं एनसीएम के अंदर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी भर दूंगा, मेरे रेसिपिएंट को छोड़ दीजिए। The supplier has issued a tax invoice to the recipient charging CGST at the applicable rate. तो अब एनसीएम लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर को पावर मिल जाती है, बिकॉज सप्लायर हैज लायबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो सप्लायर को पावर मिल जाती है कि वो अपने रेसिपिएंट से कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आकर 5% का जो रेट है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ, उतना चार्ज कर पाएगा। तो और कोई बात नहीं यहाँ पर, बस यही रेट जो अपना था ये डिलीट यहाँ से कर दिया गया है, बात खत्म। अगले पॉइंट पर आता है यहाँ मालिक ये वाला पॉइंट। तो हम जानते हैं कि जब गवर्नमेंट सर्विसेज देती है तो गवर्नमेंट की नीति रही है, या तो किसी घटना को जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है सप्लाई ही मत बनने दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जीएसटी आएगा ही नहीं। अगर यहां से सरकार नहीं कुछ कर पाती है तो फिर उसको सरकार एग्जम्पशन देने की बात करती है, जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एग्जम्पशन रूट से बाहर निकालती है। सप्लाई ना बनने देना मतलब कि बालों को जड़ से उखाड़कर फेंक देना, दोबारा आएंगे ही नहीं। और एग्जम्पशन देने का मतलब यह है कि बालों को ट्रिम कर देना, जड़ें तो हैं लेकिन अब दिख नहीं रहे हैं, जब चाहेंगे जब उगकर बाहर आ जाएंगे। तो यह एग्जम्पशन दे देती है जिसकी चक्कर में जीएसटी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर सरकार को टैक्सेबिलिटी क्रिएट रखनी पड़ती है, जैसे कि हम बात करते हैं पीवीटी को लेकर, ठीक है, कि पीवीटी हमने देखा था पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हो गई, वेसल एयरक्राफ्ट संबंधी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज हो गई अपनी। तो इनमें क्या था कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज थी। और जिस फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की सर्विस थी, तो उसमें कुरियर वाले का जो प्राइवेट सेक्टर में है उससे कंपटीशन आ रहा था। तो कुरियर वालों ने कहा था कि या तो हमारे ऊपर भी जीएसटी हटा दो हमारे ऊपर से, या अपने ऊपर भी लगा लो। तो गवर्नमेंट ने कहा लक्ष्मी आने की बात करो, जाने की नहीं, हम अपने ऊपर भी जीएसटी लगा लेंगे लेकिन तुमसे नहीं छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने खुद के ऊपर भी यहाँ जीएसटी लगवा दिया अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस ये इन सब के ऊपर लगाया जाता है अपना जीएसटी। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जब इन्वॉल्वमेंट ऐसा आता है, गवर्नमेंट सर्विस को टैक्सेबल करना पड़ता है, तो वो आरसीएम की तरफ भागती है। लेकिन आरसीएम की भी अपनी एक मजबूरी होती है। आरसीएम वहीं लगाया जा सकता है जहां खुशी खुशी पैसा मिल जाए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। लेकिन यहां पर आरसीएम नहीं लगाया जा सकता। पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं स्पीड पोस्ट कराने के लिए, जीएसटी लगेगा, रेसिपिएंट आप हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपसे जीएसटी रिकवर कर सकती है? इम्प्रैक्टिकल। तो यहां पर एनसीएम ही लगाया जाता है, और कुछ चुनिंदा चीजों में एनसीएम लगेगा और अदरवाइज चीजों के अंदर आपका आरसीएम लगा दिया जाता है। तो ये क्या अमेंडमेंट है?
ये अमेंडमेंट कुछ नहीं है यहां पर, ये कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट है। जब एग्जामिशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि पोस्ट ऑफिस की पहले 4 तरह की सर्विसेज टैक्सेबल हुआ करती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये तो चीटिंग कर रहे हो, अपने 4 तरह की सर्विस को टैक्सेबल करके बाकी जो एग्जाम्प्ट रख रहे हो कुरियर वाले से, ये ऐसे नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि काम कर, पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विस टैक्सेबल कर दी टू प्रोवाइड इक्वल फील्ड, एग्जैक्टली द इक्वल फील्ड टू द कुरियर वाले की। कॉमन कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब बराबर खेलेंगे यहां पर आकर। लेकिन एक को बचा लिया कि सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक को बचा के रखना। एक को बचा लिया, क्या? वो अंतर्देशीय इनलैंड लेटर और वो पोस्ट कार्ड वगैरह, तो वो उनका भी वजन 10 ग्राम से कम आ रहा हो तो उनको तो बचा लिया है, उनकी वो तो एग्जेम्प्टेड हैं, वैसे भी बंद हो गए, कौन पूछ रहा है। तो उसके अलावा बाकी सारी की सारी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज टैक्सेबल कर दी गई हैं। तो ये उसी का इंपैक्ट है। तो आज के डेट में क्या लिखा था एग्जामिशन चैप्टर में, हमने पढ़ा था पीछे, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑल आर लायबल टू जीएसटी। तो पहले जो वर्डिंग्स थी तो वो करस्पॉन्डिंगली यहां भी आ रही थी, तो इन वर्डिंग्स को यहां से काट दिया गया है। तो ये चेंज नहीं है, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है। तो ये पीवीटी वाला मसला हो गया जहां पर कि आपका एनसीएम लगाया जाता है, तो इसमें कोई चेंज प्रैक्टिकली है ही नहीं। दिस इज नो चेंज प्रैक्टिकली, इट इज कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट। अब यहां पर एक बवाल और क्रिएट किया गया है। आप एक काम करना, ये जो नई एंट्री है इंसर्ट करी गई है, ठीक है, एंड सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग, और देने वाला हो एनी पर्सन और लेने वाला हो जीएसटी होल्डर, यानी कि B2B ट्रांजैक्शन आपकी हो रखी है, तो ऐसे में आपका जो जीएसटी वो आरसीए में लगाया जाएगा। ये वाली बात मैंने आपको एग्जाम्पशन चैप्टर में भी बताई थी कि रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए यही कहा गया था कि भाई अगर B2C है तो एग्जाम्प्ट है, B2B है तो टैक्सेबल है, और वो आरसीएम के अंदर आएगा। बात इतने से भी खत्म हो जाती, लेकिन कुछ क्वेरीज आपकी फिर बनेंगी। तो क्वेरीज आपकी ना बने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो सारे के सारे मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो एक काम करो, आप ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ो, एग्जाम्पशन भी पढ़ाने के लिए चलता हूं मैं आपको, और फिर इकट्ठा तीनों को पढ़ने के बाद मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप कर दीजिएगा। तो पहले एग्जाम्पशन के लिए लेके चलता हूं मैं आपको, आइए मेरे साथ। रेजिडेंशियल डिवेलिंग, एग्जाम्पशन में हमने जहां पढ़ा था ना, उसे निकालना, कहाँ गया भाई? मिल गया, ये देखा था हमने, ये देखा था। क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये एग्जाम्पशन आखिरकार दी क्यों गई थी। देखिए, बेसिक नीड में आता है हमारा रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। हाँ सर जी, ठीक है, मकान आ गया जी, ठीक है। मकान का मतलब क्या? अब जो ये होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, ओयो वगैरह ये जो दे रहे हैं होटल वगैरह, तो इनके संबंध में एग्जम्पशन थी कि 1000 और ब्लू का अगर चार्ज बनता है, किराया बनता है, रूम रेंट बनता है, तो एग्जम्पशन दे देंगे। लेकिन जिस थॉट के साथ ये एग्जम्पशन देने की बात करी जा रही है, मकान, मकान मतलब एक लाइक जैसे गांव से व्यक्ति आ रहा है, शहर में अपना रोजगार कर रहा है, किराए का मकान ले रखा है, लाइक दैट, उस सोच पर काम कीजिए। तो क्या होटल मोटल उस कैटेगरी में, उस स्पिरिट को, उस फीलिंग को फुलफिल कर पा रहे? नहीं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यहां से जो होटल मोटल वाली एग्जाम्पशन थी इसको खत्म कर दिया। अब होटल मोटल आपके चाहे कितने छोटे हो कितने बड़े हो, ऑल आर लाइबल टू जीएसटी, पहली बात। दूसरा,
इन्होंने यहां पर आकर देखा कि जो आंटी का घर है मान लीजिए, और जो आंटी का घर है वो किराए पर दे रही है आंटी, और ट्रांजैक्शन आपकी B2C जा रही है। तो गांव से व्यक्ति आया है, मेहनत मजदूरी सैलरी अपना कमा रहा है, खुद अकेला या परिवार के साथ यहां पर रह रहा है, तो ट्रांजैक्शन B2C रहेगी या B2B रहेगी? B2C रहेगी ना। हाँ, तो उस पर इन्होंने GST मना कर रखा है। लेकिन अगर ये जो ट्रांजैक्शन है B2B अगर हो जाती है मेरे भूरा, तो वैसे वाले केस में जैसे कि मान लीजिए आंटी का घर है और 4-6 कमरे किसी कंपनी ने ले रखे हैं कि अपने एम्प्लॉय को रखवाएंगे, जो मर्जी करवाएंगे, है ना, इस प्रकार से वो ले रखे हैं। तो वहां पर अगर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यार, ये मामला थोड़ा डिफरेंट सा हो गया है, मैं तो उस सोच को पकड़ रहा था कि जब जहां पर एक आम आदमी शहर में अपना किराए का मकान लेकर रह रहा है, तो B2B अगर है तो वहां पर हम GST लगा देंगे। और वैसे भी अगर लग जाएगा तो कौन सी आफत आ रही है, सामने वाले को ITC मिल जाएगा, तो वहां पर लगाया जा सकता है। तो जहां जहां पर GST लगाया जा सकता है, सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, बड़ी बारीकी से चीजों का अध्ययन करके। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो यहां जो ये सर्विस दी जा रही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, तो ऐसा कहीं लिखा है कि अगर नॉन गवर्नमेंट देगा तो ही ये एग्जेम्प्ट होगी? जी नहीं। आंटी का घर हो या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, सरकार ये प्रोवाइड करा रही हो रेजिडेंशियल, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट प्रोवाइड जैसे आंटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो वहां पर ये आपका दोनों केस में एग्जम्पशन जैसे यहां पर लिखी है वैसे काम करके चलेगी। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी दिया था। मैं महीने भर पुणे रहा था पढ़ाने के लिए, एंड फिर अब दोबारा जाऊंगा, तो मैंने वहां एक फ्लैट लिया था किराए पर रहने के लिए, एंड तो जो मकान मालकिन थी तो उनको मैंने पेमेंट किया। अगर मैं मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी से सेविंग अकाउंट से पेमेंट करता हूं, मैं आपको बताऊं, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में GST में रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, मैं सारा कारोबार अपनी कंपनी के थ्रू करता हूं। तो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी से दूंगा तो ये B2C ट्रांजैक्शन बन जाएगी और GST नहीं आएगा। कंपनी से पेमेंट करूंगा तो B2B ट्रांजैक्शन बन जाएगी, and accordingly company liable to pay GST under reverse charge mechanism, however company will be able to get the credit। तो ट्रांजैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी, दिक्कत तो नहीं आएगी, और हाँ, कंपनी को खर्चा भी मिल जाएगा इनकम टैक्स पर्पज वगैरह के लिए, है ना। तो कंपनी से कर तो ज्यादा बेटर है, लेकिन कंपनी वही चेन बना के चल रही है, सरकार चेन बना के चल रही है कि RCA में टैक्स भरना पड़ेगा। हाउएवर मैंने तो प्रैक्टिकली इंडिविजुअल से ही भर दिया था, कंपनी से नहीं भरा। मैं चलो यार कौन चक्कर में पड़े, तो वैसे करके, पर भरना चाहिए था कंपनी से ही मुझे। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब आओ वापस हमारे साथ साथ वहीं पर जहां पर हम थे। यस यस सर, आ गए। तो यहां पर जो लिखा है उसे देखते हैं, और पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पहले 4 क्वेश्चन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर हैं, और देने वाली आंटी है, सप्लायर आंटी। आंटी से मेरा मतलब नॉन गवर्नमेंट से है, ओके। आंटी से मतलब नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो है ही है खैर। तो नॉन गवर्नमेंट ने ये दिया और अनरजिस्टर्ड को दिया है, तो ट्रांजैक्शन हो गई B2 क्या भाई साहब, B2C हो गई है। तो GST आएगा या नहीं आएगा, पहले इतना बता दो, फिर पूछूंगा कि NCM या RCM। सर B2C GST नहीं आएगा। अच्छा जी, आंटी का घर था, रजिस्टर्ड पर्सन किसी कंपनी शंपनी को किराए पर दिया है, ट्रांजैक्शन B2B बन गई है, GST आ जाएगा। गवर्नमेंट ने इस बार दिया है घर और अनरजिस्टर्ड को दिया है, तो B2C ट्रांजैक्शन बनी, तो एग्जम्पशन में फॉल कर जाएगा ना। हाँ, GST नहीं आएगा। और अगर गवर्नमेंट ने B2B दिया है तो यहाँ GST अपना आ जाएगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताइए, जितनी भी आपने एग्जम्पशंस पढ़ी हैं, कहीं पर भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कोई एग्जम्पशन थी? नहीं थी। तो इसमें हर केस के अंदर अपना GST लगना ही लगना है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अब देखते हैं इसमें रिवर्स चार्ज का सीन क्या रहेगा। तो ऊपर से पढ़ते हैं, पहले वाले इस 5A में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी by way of renting of immovable property
हाय 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 हाय, टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट 2017। यानी कि B2B ट्रांजैक्शन की जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दिया जा रहा है तो वहां पर आकर ये रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा अगर ये B2B हुआ तो। अच्छा, दूसरी में क्या है, यहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर दी जा रही है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब द प्रॉपर्टी विच इज इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज एज रेजिडेंस, तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है और वो B2B में दिया जा रहा है तो भी अपना RCM ही लगाया जाएगा। पहले वाले केस में बताइए मेरे भूरा क्या लगेगा, NCM लगेगा, RCM लगेगा? एस तैसी लगेगी सर, यहां तो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि GST होगा तो बात करूंगा ना। अगर आपको बेंगलोर से दिल्ली आना है, हाँ आना है, तो क्वेश्चन आएगा ना कि बस से आओगे, ट्रेन से आओगे, जहाज से आओगे, पर आना ही नहीं है और मैं पूछूं बताओ कैसे आओगे, अरे मुझे आना ही नहीं भाई, तो GST लगना ही नहीं है तो आगे NCM RCM की बात नहीं होगी। दूसरा, हाँ यहां GST लग रहा है तो B2B ट्रांजैक्शन है और आंटी ने यहां पर किया है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल हो, B2B हो, देने वाला कोई भी हो, लेने वाला रजिस्टर्ड हो, चारों बातें अगर पूरी हो रही हैं कि नहीं चेक करते हैं। यस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, देने वाला नॉन गवर्नमेंट कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, B2B ट्रांजैक्शन यहां पर हो रही है, सामने वाला रजिस्टर्ड है, ऐसे करके सारी बात पूरी हुई, यहां पर अपना RCM लगा दिया जाएगा, रेसिपिएंट लायबल टू पे GST। अगले वाले केस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो यहां तो GST था ही नहीं तो फिर NCM RCM की बात ही नहीं होगी। उसके बाद में गवर्नमेंट है और रजिस्टर्ड को यहां पर ये दिया जा रहा है। ये जो एनी पर्सन वर्ड है, व्हाट डू मीन बाय एनी पर्सन? सर एनी पर्सन का मतलब एनी मीन्स एनी, पिंक मूवी देखिए वहां पर नो मीन्स सिर्फ नो, यहां पर एनी मीन्स एनी, ये गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो B2B है, चेक कर लीजिए, रेजिडेंशियल है, रजिस्टर्ड है सामने वाली पार्टी, B2B ओके, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, RCM इसमें अप्लाई करा दिया जाएगा। आगे बढ़ना जरा, आगे है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और आंटी ने यहां पर ये दिया है और ट्रांजैक्शन आ रही है आपकी, भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए, B2C आ रही है, तो एग्जम्पशन तो कोई है नहीं, GST तो लगेगा, लेकिन किस में लगेगा? RCM में। चेक करना क्या ये केस आपकी इनमें से किसी भी एंट्री में फॉल करता है कि नहीं करता। ऊपर वाली एंट्री के अंदर सप्लायर आपका गवर्नमेंट है और निचले वाली के अंदर नॉन गवर्नमेंट है, तो ऊपर वाली 5 एक तो भूल ही जाओ क्योंकि आंटी सप्लायर है। हाँ निचले वाली में देख सकते हैं, लेकिन निचले वाली में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो RCM की चर्चा की बात हो रही है, लेकिन मेरी तो यहां पर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो मैं 5A या 5AA किसी में भी फॉल नहीं कर रहा रे, नहीं कर रहा तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास बचेगा क्या? NCM, तो यहां पर NCM के अंदर टैक्स भरवाया जाएगा। उसके बाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी ये आंटी है और रजिस्टर्ड है तो GST तो लगेगा, लेकिन चेक करके बता दो भाई साहब कि क्या ये 5A या 5AA में कहीं भी फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर कमर्शियल है तो ये तो रेजिडेंशियल के लिए है और आंटी ऊपर वाले केस में आएगी नहीं, NCM ही लगाया जाएगा। अगले वाले में आ जाओ, गवर्नमेंट है और B2C ट्रांजैक्शन है, तो आप देख लीजिए RCM लगने के लिए भाई ट्रांजैक्शन B2B होना बहुत जरूरी है, एक कंडीशन ये भी है, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, बट दिस ट्रांजैक्शन इज B2C, तो यहां पर आपका RCM नहीं लग सकता बाय डिफॉल्ट, फिर आपका NCM ही लगाया जाएगा। तो RCM की दी हुई कंडीशंस को पूरा करोगे तभी तो RCM में आओगे ना यार, ठीक है जी। कमर्शियल बिल्डिंग है, गवर्नमेंट यहां पर देने वाली है और B2B ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बताइए क्या करोगे? तो मैं 5AA में तो फॉल नहीं करा सकता क्योंकि यहां पर तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 5A में आ सकती है क्या? तो 5A में रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, B2B है, देने वाली गवर्नमेंट है, हाँ यहां पर सारी बातें पूरी हो रही हैं, तो इस केस के अंदर आकर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाएगा। ऐसे करके मेरे भूरा यहां पर आकर बातें हो जाती हैं और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। तो इसमें हमने क्या सीखा रे, क्या क्या बातें हुई? नंबर 1 पर हमारी बातें GT के केस में 12% वाला कंसेप्ट खत्म, बाकी सब सेम है। एंड नटशेल क्रक्स में
पोस्ट ऑफिस वाली जो एंट्री थी उसमें करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट है वो चेंज था ही नहीं, और ये था अपना रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग आउट करने पर क्या होगा। जो की पॉइंट है वो ये कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, B2B ट्रांजैक्शन हो रही है, जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन में पढ़ा था, आरसी में लगेगा, वो यहां पढ़ा है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट, करेक्ट? यस, आगे बढ़ें। हाँ चलो, तो अगला चैप्टर आ रहा है आपके सामने, मेहरबान, कदरदान और साहिबान इनवॉइस का। तो मैं आपको लिए चलता हूं कहां पर रे, यहां आ जा नोटिंग में। नोटिंग में लिख दूं उसको मैं, क्या नाम है जो दूसरी अमेंडमेंट थी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड B2B है, तो RCM में GST भरना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया जी। अगला चैप्टर आता है इनवॉइस का। पढ़ेंगे बाद में, लिखेंगे पहले, पहले मन की भड़ास निकाल लें। डायरेक्ट जाके देख लिए क्या लिखा हुआ तो फिर दिमाग वहीं पर फोकस बना के बैठ जाता है कि अब मुझे आगे सीखना ही नहीं है, मेरा काम हो गया है। जी नहीं। तो इनवॉइस चैप्टर के अंदर एक आता है आपका सेक्शन नंबर 34 करके, क्या करके, 34 करके, जहां पर हम लोग बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट की। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं, देखिए। यहां पर ये आपका सप्लायर होता है, इधर आपका ये रेसिपिएंट होता है। यहाँ से यहाँ के लिए मेरे भूरा सप्लाई कर दी जाती है, और सप्लाई के लिए यहाँ पर एक मेन इनवॉइस काट कर रख दिया जाता है कि या लीजिए, जहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है और इसमें अपना GST भी लगवा दिया जाता है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। आगे चल के क्या होता है पता लगा, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। क्या पता चला है कि लेटर ऑन ऐसा हुआ कि हमें मेन इनवॉइस की वैल्यू को नीड टू इंक्रीज, वो अंडर वैल्यू का कट गया था, वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना है रे, प्लस प्लस करना है, मोटे होने की दवा पिलानी है। जब अंडर वैल्यू का हो गया था तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस यहां पर रेज कर देते हैं, और सप्लीमेंट्री इनवॉइस को ही बोल दिया जाता है डेबिट नोट, ऐसे करके। ठीक है जी, हाँ जी। तो जितनी भी हमारी वैल्यू बनती है वैल्यूज में आ जाती है, और इसमें अपना जो GST बनता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो हमें एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो अपना डेबिट नोट इश्यू किया जाता है, सरकार के एंगल से देखा जाए तो सरकार का ये कमाऊ बच्चा है या खर्चीला है। देखिए, इसमें पॉजिटिविटी का गुण होता है, जहां जाते हैं पॉजिटिविटी फैलाते हैं। यहां इनवॉइस की वैल्यू बढ़ा दी, वहां सरकार की लायबिलिटी बढ़ा देगा, वहां रेसिपिएंट का ITC बढ़ा देगा, जहां जाएंगे पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। तो इसमें ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, सरकार खुश रहती है इससे। ठीक है, और जब खुश रहती तो एक बात बताइए कि इसके लिए क्या कोई सरकार ने लास्ट डेट रखी होगी टू फाइल, कि भाई इस डेट तक आप इसे फाइल कर देना, बता देना हमें? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां सरकार को रेवेन्यू मिलने वाला है। तो 10 साल बाद भी तुम्हें पता लगे कि अंडर वैल्यूएशन हो गया था तो आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हवेली पे चले आना पैसे देने के लिए। तो लास्ट डेट की जब हम बात कर रहे हैं मालिक यहां पर आकर, तो वो यहां पर कुछ भी नहीं है। दूसरा, अब हम बात करते हैं यहां पर आकर आपसे क्रेडिट नोट को लेकर। अब यहां पर सारी चीजें लगभग वैसी ही होती हैं। अब देखो कहां कहां पर क्या क्या फर्क आ जाएगा। मैंने ये सारा डेटा मारा ऐसे कॉपी और यहां कर दिया पेस्ट। देखा मेरा कमाल? हाँ सर देखा, बोल दिया करो देखा, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन में मौज करना बहुत जरूरी है। मौज ऐसे नहीं कि बस काम छोड़कर मौज में लग गए, काम करते करते मौज लेनी है, काम करते करते मौज लेनी है। और मौज 3 तरह के लोग ले सकते हैं, साधु, पागल और बच्चा। तो साधु तो हम नहीं बन सकते कि हिमालय पर्वत पे चले जाएं, है ना, मुंह माया में फंसे हुए, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मुंह माया में फंसे हुए हैं, लिप्त हैं, पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। अब बची 2 ऑप्शंस, पागल या बच्चा, यही मजे कर सकते हैं। बस दोनों का ब्लेंड हो जाए तो और अच्छा है। तो जीवन में मजे करो और अपने काम को शिद्दत से करो, भगवान वहीं मिलते हैं।
जब आप अपने किसी काम को उच्चतम कोटि का करते हो, शानदार तरीके से करते हो, श्रेष्ठ तरीके से करते हो, उसके चरम तक उसे लेकर जाते हो, वही भगवान है। तो आप भगवान से रोज मिला करो, रोज मिला करो। और देखो, अगर मजा ना आए तो कहना, अंदर से प्रसन्नता ना आए, आनंद ना आए तो कहना, रोज भगवान से मिला करो। भगवत गीता में यही तो कहा गया है, और क्या है। अपने काम में ही भगवान को ढूंढो, इतनी श्रेष्ठता से करो। खा रहे हो तो वो भी ऐसा खाओ कि तुम्हारे जैसा कोई खा ही ना सकता हो। चल रहे हो तो चाल में भी ऐसी लचक होनी चाहिए कि तुम्हारे जैसा कोई चलता ही ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हर मोमेंट के अंदर आपका हर एक्शन, हर काम, गॉगल्स भी लगा रहे हो तो ऐसे लगने चाहिए कि भाई साहब कोई दूसरा लगा ही ना सके। ऐसे करके तो देखो कितना मजा आता है। भगवान डेली मिलेंगे, हर बार, बार बार, कदम कदम पर आपके साथ चलेंगे। करके देखना। तो तो यहां पर मेन इनवॉइस कट जाता है, लेकिन अंतर ये आएगा कि कभी कभी हमें उसकी वैल्यू को फिर दरअसल घटाना पड़ जाता है। नीड टू डिक्रीज द वैल्यू, नीड टू वैल्यू को डिक्रीज करना होता है। तो इसमें माइनस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जहां जाते हैं नेगेटिविटी ही ये फैलाते हैं, ऐसा इनका सीन है दरअसल। हाँ, यह बात डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें? अगर वैल्यू डिक्रीज करनी है तो वहां पर फिर ये सप्लीमेंट्री इनवॉइस काम नहीं करता है, डेबिट नोट काम नहीं करता है, वहां पर काम करेगा आपका क्रेडिट नोट। ठीक सर, पता है हमें, क्रेडिट नोट होगा। एंड इससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा या घटेगा? भाई साहब घटेगा। तो सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं होती कि क्रेडिट नोट आया है। यहां इनवॉइस की वैल्यू घटा दी, वहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटा दिया, और वहां रेसिपिएंट का आईटीसी ये घटा देंगे। एंड डोंट मिस माय एप्पल वॉच, नहीं लेके आया हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट, यहां कितनी बार हाथ तारों को नोटिस ही नहीं कर रहा है, बार बार इसे दिखा रहा हूं। लास्ट डेट क्या होगी फाइल करने के लिए? क्या सरकार इसकी लास्ट डेट की रखेगी, नहीं रखेगी? क्योंकि सरकार के लिए दुश्मन है क्रेडिट नोट। तो सरकार ने कहा, सुन ओए कबूतर, इसको अपडेट करने की एक लास्ट डेट है। उस डेट के बाद हम आपको आने नहीं देंगे, आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो सकती है। लास्ट डेट क्या बता रखी थी वो बताइए जरा, पुरानी बताओ, वही जो थी 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और क्या था रे? और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग की जो एक्चुअल डेट है उसकी यहां पर बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी कथा मैंने आपको अब तक पुरानी अच्छा, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो वही बनती है लास्ट डेट। सर ये सब तो आपको आता था ना पहले से, चेंज कहां है सर? चेंज कहां? खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये लिमिट चेंज हो गई है, 20 अक्टूबर की बजाय ये हो गया है 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक काम करूं ना, इतना ही तो काटूं बस, इतना पोर्शन चेंज हो गया है। 20 अक्टूबर की बजाय ये हो गया है 30th नवंबर, और आगे सेम है ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसे करके। और आपने देखा होगा कई जगहों पर, चाहे वो आईटीसी को बुक करने की डेट हो या जहां जहां पर ये 20 अक्टूबर वाली डेट इस्तेमाल की गई थी, वहां हर जगह पर सरकार ने इसे 30th नवंबर कर दिया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ऐसे करके मेरे बच्चा बात कर दी गई है। तो ये थी आपके इनवॉइस चैप्टर की पहली अमेंडमेंट। अच्छा जी, उसके बाद अगली अमेंडमेंट पे आ जाओ। मैंने चैप्टर का नाम डाला नहीं डाला? हाँ डाल दिया, इनवॉइस चैप्टर। ओके साहब, आगे क्या है? आप नाम तो जानते होंगे अपने ई इनवॉइस का। हाँ सर जानते हैं। ओ यस, ई इनवॉइस कब कब, कैसे कैसे, किस किस को देना होता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ है ना सर जी। तो ये एप्लीकेबल किन किन लोगों के ऊपर होता है? एप्लीकेबल और इनएप्लीकेबल। सर ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनका जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है वो क्रॉस कर गया हो। शुरुआत लिमिट थी इसकी 500 करोड़ की, क्रॉस कर गया हो। फिर लिमिट आई
100 करोड़ को क्रॉस कर गया हो साल भर में, फिर लिमिट आई 50 करोड़ को क्रॉस कर गया हो तो इनवॉइस देना है, 20 करोड़ को क्रॉस कर गया हो तो इनवॉइस देना है, 10 करोड़ को क्रॉस कर गया हो तो इनवॉइस देना है। एक दिन वो भी आएगा कि कुछ भी क्रॉस मत करना, इनवॉइस आपको देना ही पड़ेगा। पिताजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज आपने भी कह दिया कि हवेली छोड़ दो। एक दिन वो आएगा कि कहेंगे कि दुनिया ही छोड़ दो। वही कह रहा है, पहले कहा कि 500 पे देना है, ये भी छोड़ दिया, 100 ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, अब ये भी छूट जाएगा तो दुनिया ही छूट जाएगी। हालांकि दुनिया नहीं छूटी, अभी हवेली छूटी है। तो एज ऑफ नाउ द करंट लिमिट इज 10 करोड़ प्लस पर आपको ये देना होता है। तो रिसेंटली 20 से 10 कर दी गई है। नॉट एप्लीकेबल, ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है वो बात करते हैं। तो इसमें नाम आता है आपके बिग पीसीओ का, ऑफ गवर्नमेंट एसेट। ये क्या बवाल है सर जी? अरे यही तो है, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। बी का मतलब हो गया बैंकिंग सेक्टर, इनको नहीं देना ई इनवॉइस इनको नहीं देना ई इनवॉइस। और सर कौन और बताइएगा? और साहब जिनको नहीं देना है उस लिस्ट में नाम आता है इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना है। और बताइए सर जी? जी फॉर जीटीए, इनको नहीं देना है। अरे ये तो वो है जो 45 दिन का समय मांग रहे थे, आप इनवॉइस की बात करो। इनवॉइस तो इंस्टेंट चीज हो गई ना। हाँ, जब 30 दिन में तो दिया जा रहा था बैंकिंग इंश्योरेंस पे, इंस्टेंट ले लो आप इनसे। ये क्या है? बिग पीसीओ, पी है ये। तो पी हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ये तो इनवॉइस तक नहीं दे पाते, आप इनवॉइस की बात कर रहे हो। इनके टिकट को इनवॉइस मानते थे, ये सिनेमा हॉल वाला टिकट को इनवॉइस मानते थे, इनवॉइस तक ना दे पा रहे, आप इनवॉइस की बात करते हैं। बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है सर जी ओईडार वाले विदेशी लोग, वो टैक्स आके यहाँ भर रहे हैं, कम है क्या आप उनसे इनवॉइस मांग रहे हो? गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इनवॉइस में बेसिकली जो चक्कर पड़ा था वो इसलिए आया था कि फ्रॉड चीज़ों को रोकने के लिए, फ्रॉडलेंट इंटेंट्स जो लोग चलते हैं लेकर, उसको कैप्चर करने के लिए कंसेप्ट आया है। तो क्या मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पोस्ट ऑफिस से ये उम्मीद करूंगा कि टैक्स की चोरी करेंगे? नहीं ना, अपने बच्चे थोड़ा चोरी करते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर ये एसजेड मतलब एसजेड, तो ये तो टैक्स हेवन है, तो इनको ई इनवॉइस नहीं देना होता। रेदर इनको अपना जो नॉर्मल इनवॉइस है ना वही मालिक देना होता है, इवन दो इनका जो टर्नओवर है वो लिमिट को क्रॉस कर रहा हो, हद से बाहर जा रहा हो, लिमिट क्रॉस कर रहा हो। लेकिन अब यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इतना पता लग गया कि 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो ई इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी हो जाता है। आप गए बैंक में, बैंक से आपको या इंश्योरेंस कंपनी से आपको एलआईसी से मिल गया, आपको बिल मिला, जो बिल मिला, जो इनवॉइस की कॉपी मिली आपको, वो ई इनवॉइस थी नहीं। आप झगड़ गए ऐसे कि तैसी, टर्नओवर तुम्हारा हजारों करोड़ में जा रहा है और तुम इनवॉइस नहीं दे रहे हो, झगड़ा करने लग गए। तो वहां पर इनको बोला गया कि देखो, जिन जिन को हमने से एग्जेम्प्ट कर रखा इनवॉइस से, वो राइट ए नोट ऑन द इनवॉइस, ताकि कलेश ना हो। राइट अ नोट ऑन इनवॉइस, क्या लिख देना है कि हमने कुछ नहीं देखा है, हम ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट हैं, सरकारी नियमों के मुताबिक हम ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट हैं। एक बड़ा सा नोट वहां पर आप दे दीजिएगा। सर अमेंडमेंट क्या है इसमें? यही तो है यही तो अमेंडमेंट है, खत्म। ये क्या बात, ये होता है बातों ही बातों में चीज़ों को लपेट देना। तो बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। तो एक तो ये 10 करोड़ हो गई लिमिट, और दूसरा ये कि आपको एक नोट देना जिनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ऐसे करके मेरे बच्चा यहाँ पर बात हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आजा, मैं तुझे लिए चलता हूँ इसके टेक्स्ट पर।
देखो सबसे पहले आपके सामने ये आई गवाह कि जो क्रेडिट नोट को लेकर लिमिट थी वो 20 अक्टूबर यहां से काटकर 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर वो है, तो यहां ये 20 अक्टूबर से 30th नवंबर हो गई है। ये आपकी जो लिमिट थी ये 10 करोड़ प्लस हो गई है, पहले 20 हुआ करती थी। एंड ये यहां पर है बिग पीसीओ के लिए नोट फॉर बिग पीसीओ ऑफ सॉरी गवर्नमेंट एसईजेड। क्या बोलते थे, सब्जेक्ट टू रूल नंबर 54, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह रहे हैं आपको इनवॉइस में क्या बताना है, डिक्लेरेशन देनी है दैट इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर रूल नंबर 48(4) में जिक्र होता है ई इनवॉइस का, कि आपको डिक्लेरेशन देने की ई इनवॉइस हमें देने की जरूरत नहीं है। In all cases where an invoice is issued other than in the manner so specified under rule number 48 by the taxpayer having turnover in the preceding financial year 17-18 or onwards more than so and so, यानी कि जो बिग पीसीओ वाले हैं उनका टर्नओवर भले ही ज्यादा हो उनको इनवॉइस नहीं देना होता, इस बात की डिक्लेरेशन देनी होगी कुछ ऐसे करके। आई वी हियर बाय डिक्लेयर, ये नोट आएगा, ये आएगा नोट इनवॉइस के अंदर कि भाई आई हियर बाय डिक्लेयर दैट दो माना कि अवर एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स इज मोर देन द एग्रीगेट टर्नओवर नोटिफाइड अंडर, जो करंट लिमिट है वो 10 करोड़ है, 10 करोड़ प्लस है, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द, तो हमें यहां पर ई इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, ऐसी एक डिक्लेरेशन इनवॉइस में दे देना ताकि कलेशबाजी ना हो उन लोगों के साथ जो अधूरी नॉलेज रख के चलते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपकी इनवॉइस चैप्टर की अमेंडमेंट मेरे भूरा, और अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, चलें चलिए जी। अगला चैप्टर आ रहा है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आराम से इत्मीनान से बातों को देखेंगे। 4-5 अमेंडमेंट यहां पर आई हुई हैं। सबसे पहले नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं यहां पर, सेक्शन नंबर 16 विद रेलिवेंट रूल्स पर बेस्ड है आपकी ये अमेंडमेंट। पहले मैं पुरानी बात करूंगा, मतलब जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसमें फिर चिपकाएंगे कि क्या करना है। देखिए साहब, ये आपका इधर हो गया सप्लायर, ये है आपका जी रेसिपिएंट आदमी, ओके। ये जीएसटी पोर्टल हो गया यहां पर आकर, ठीक है, इधर भी जीएसटी पोर्टल हो गया, देखा मेरा कमाल, ये जीएसटी पोर्टल यहां पर हो जाता है। एंड इन्होंने इनको सप्लाई कर दी है और इनवॉइस काट दिया जाता है, जहां पर वैल्यू बता दी गई कितनी, 10,000 की, जीएसटी लग गया 1800 रुपये, 11,800, और ऐसे से करके ये 10 इनवॉइस थे, ठीक है मालिक, 10 इनवॉइस थे। अब भाई चले ऊपर को, साजन चले ससुराल, GSTR1 भरने के लिए ये यहां से आगे बढ़े, लेकिन जब GSTR1 भरने गए तो इन्होंने भरा विद 7 इनवॉइस, सिर्फ और सिर्फ 7 इनवॉइस के साथ भरा। पता नहीं भूल गए, नहीं भरा जानबूझ के, भाई भगवान जाने क्या किया इन्होंने, हमें तो पता है नहीं जी। जिसमें इनका आउटपुट जीएसटी जो दिखा, कैलकुलेटर कहां भाई हमारा, ये रहा, इसमें जो दिखा वो आया 1800 इंटू 7, 12,600 ऐसे करके आ जाता है। फिर क्या हुआ रे, अरे फिर क्या था, फिर यहां से खबर पहुंची, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है, और 2B के अंदर 12,600 लेकर, यहां पर आ गई चिट्ठी,
और यहाँ आने के बाद में फिर ये अपना 3B फाइल करेगा, GSTR 3B, और उसमें क्लेम करेगा अपना आईटीसी। आईटीसी कितना मिलेगा इस बंदे को यहाँ पर आकर? तो देखिए, हम जानते हैं अच्छे से इस बंदे के पास में जो क्लियर क्रेडिट है वो कितना है, दिख कितना रहा है सर? 12,600 ये है क्लियर क्रेडिट। इसके साथ साथ कुछ और भी मिल जाया करता था। ये तो कह रहा था कि नहीं भाई सारा ही दो। हमारा डिस्प्यूट में कितना क्रेडिट गया था? डिस्प्यूट में हमारा जो क्रेडिट गया था वो था सर जी 1800 इंटू 3, तो ये आ गया 5,400 रुपये। तो सरकारी नियमों के मुताबिक बात कुछ ऐसे कर रखी थी यहाँ पर आकर कि ये अमाउंट और 5%, पहले ये 20 था, फिर ये 10, फिर ये 5, पहले ये 20 था, फिर ये 10 हुआ, फिर ये 5 हुआ, एक दिन आएगा ये नील हो जाएगा। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, लोगों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज आपने कह दिया हवेली छोड़ दो, दिन आएगा कि दुनिया ही छोड़ दो। तो इसकी दुनिया छूट चुकी है, मैं आपको पहले ही बता दूं एडवांस में। तो हम ये इसमें किया करते थे 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट, ऐसी बात करी जाती थी। और इसके लिए तो 12,600 इंटू 5%, व्हाट इज दिस, इंटू 0.05, 630 रुपये ये आ जाया करता था। और कहते थे कि इन दोनों में जो भी कम है उतना तक आपको मिल जाएगा, दक्षिणा में और मिल जाएगा, 630 आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपको जो टोटल आईटीसी मिलेगा रे वो आ जाएगा 12,600 प्लस इतना, तो हो गया जी 13,230। 13,230 ये मिलेगा। अमेंडमेंट कहाँ पर है? सरकार ने ये जो थी ना 5% जो दिख रहा है, ये लॉलीपॉप थी। बच्चा तेजी से रो रहा था, 20% की लॉलीपॉप दे दी, फिर थोड़ा सा खींचा, थोड़ा बच्चा थोड़ा कम हुआ रोना, थोड़ा और कम हुआ, फिर खींचा, खींचते 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 पूरी लॉलीपॉप सरकार ने निकाल के रख ली, पहुंच के रख ली है। कभी भविष्य में रोने लगा तो फिर दे देंगे लॉलीपॉप उसको, ठीक है। तो आज की डेट में इन्होंने चेंज जो किया है वो यही किया है यहाँ पर आकर कि ये जो और मोर का जो चक्कर था ना, ये सारा ये ख़त्म कर दिया कि जाओ मौज करो ऐसे की तैसे, ये चक्कर हो गया भाई साहब, यही ख़त्म करो ना पूरा का पूरा। ये जो कैलकुलेशन ये भीख में जो मिल रहा था हमें, सरकार से सोचती थी, खत्म। जब खत्म हो जाएगा तो ये भी रह जाएगा अपना यहाँ पर 12,600 ओनली। कहना क्या चाहते हो? क्रक्स क्या है? क्रक्स यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ 5% जो है अपना रिमूव हो गया है सेक्शन 16 में, जिसमें 12 कंडीशंस अपनी होती हैं ना कि भाई क्रेडिट बुक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, कि आपका जो गुड्स है वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए है, और आपको इनवॉइस आपके हाथ में होना चाहिए, सप्लायर ने अपना टैक्स भर दिया हो, रेसिपिएंट ने अपना टैक्स भर दिया हो, 180 दिन में पेमेंट कर दिया हो, एंड सो मेनी कंडीशंस आर देयर। इन टोटलिटी देयर आर 12 कंडीशंस, 12 कंडीशंस का सेट वहां पर दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5% रिमूव कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो दिखेगा सो मिलेगा, जो दिखेगा, कहां दिखेगा? अरे 2B में यार, जो दिखेगा वो मिलेगा, जो दिख नहीं रहा वो भी नहीं मिलने वाला है। सरकार क्या खेल खेल रही है, एग्जम्पशंस को कतर रही है जिससे कि रेवेन्यू बढ़ेगा, आईटीसी को घटा रही है जिससे कि रेवेन्यू सरकार का बढ़ेगा। वाह वाह, टारगेट है 1,50,000 करोड़, ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है। तो ये थी इसकी पहली अमेंडमेंट यहां पर आकर। अब दूसरी अमेंडमेंट की बात करते हैं। यहां पर हमारे सेक्शन 16 के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए।
तो यहां आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज। पहले मैं पुरानी बात करता हूं आपसे, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? सर जी हम जानते हैं, देखिए यहां पर सप्लायर है, इधर आपका ये रेसिपिएंट आदमी है, ठीक है। इन्होंने इनको सप्लाई कर दी है, बिल आ गया, और इनको इन्हें पेमेंट करना होता है 180 डेज में, बिल पे करना होगा। अच्छा, यहाँ पर ये अपना आईटीसी बुक कर लेते हैं आज मतलब आज ही, इनवॉइस मिलते ही बुक कर लेते हैं, आजा मेरे राजा ऐसे करके, दैट इज इनवॉइस बेस्ड। हो गया बुक, ठीक। लेकिन ध्यान देना कंडीशनल है, 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा। अगर पेमेंट हो जाती है 180 दिनों में तो मौजा ही मौजा। व्हाट इफ नॉट पेड विद इन 180 डेज, अगर 180 दिन में पे नहीं किया तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। तो फुल या प्रोपोर्शनेट डिपेंड करेगा कि अगर बिल्कुल पेमेंट नहीं किया तो पूरा रिवर्सल हो जाएगा, पार्ट पेमेंट किया है तो जितना तक नहीं किया है उतना तक प्रोपोर्शनेट आपका रिवर्सल करवा दिया जाएगा। तो फुल या प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो ऐड किया जाएगा आपके आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर, और वो भी विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये आपका वहां पर करवा दिया जाएगा जी। ये करवा दिया जाएगा, मतलब वो तो पता ही अगर कहाँ से कहाँ तक विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, वो तो है ही पता ही आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी बात हो गई, ओके जी। उसके बाद अगर सर ऐसा हो कि लेटर ऑन अगर पे कर दिया जाए तो क्या होगा? लेटर ऑन अगर पे कर देते हो, दैट इज आफ्टर 180 डेज, तो उसमें क्या था कि फिर आप उसे रीअवेल कर सकते हो ऑन पेमेंट बेसिस, ऑन पेमेंट बेसिस कर सकते हो। तो जब जब जितना जितना फुली या प्रोपोर्शनेटली डिपेंड करेगा कि जितना पेमेंट करोगे उतना आपको यहां पर आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू में हमें आईटीसी जो है वो मिल जाता है इनवॉइस के बेसिस पर, लेकिन अगर शर्त पूरी ना करें तो फिर उसे लिंक कर देते हैं पेमेंट से कि जब जितना पेमेंट करोगे तब उतना आपको यहां पर आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके मेरे भूरा यहां पर बात बोल दी जाती है। कुछ लोगों पर यह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। डू यू नो? हाँ सर जानते हैं हम। तो कौन कौन से लोग हैं जहां पर इसकी इन एप्लीकेबिलिटी आती है? सर नॉट एप्लीकेबल 180 डेज कंडीशन, नॉट एप्लीकेबल। नंबर 1, अगर सप्लाई आरसीएम में फॉल करती है तो, क्योंकि आरसीएम में सप्लाई बनती है तो इस बार गवर्नमेंट को टैक्स लेना है रेसिपिएंट से। जब रेसिपिएंट से टैक्स लेना है तो सरकार को कई बात की चिंता कि सप्लायर का पेमेंट कर दे, ऐसी की तैसी में जाओ, लेना तो उससे हमें, तो वहां पर ये शर्त लागू नहीं होगी। नंबर 2, जो अपनी एफओसी सप्लाई है, शेड्यूल 1 पढ़ा है हमने, 4 तरह की एक्टिविटीज एफओसी होती हैं, तो उनमें तो कभी पेमेंट होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है तो अगर यहां से एक ठीक से ना करा गया तो पेमेंट कभी होगा ही नहीं, और 181 दिन मिला हुआ क्रेडिट भी रिवर्स हो जाएगा, तो चक्कर गलत पड़ जाएगा वो तो उनको भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और किन किन के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती? नंबर 3, जहां पर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट पे करता है सप्लायर के ऑब्लिगेशन को, सप्लायर के ऑब्लिगेशन को पे कर देता, तो वहां पर भी ये बात अपनी लागू नहीं होती है। इस पॉइंट को एलैबोरेट करके बताऊं थोड़ा सा? हाँ बता दो सर। जैसे मान लीजिए ये अपना सप्लायर है, यहां ये मालिक रेसिपिएंट है। हाँ बोलो, हाँ हाँ ठीक है। अब मान लीजिए 10 के इसको देने थे, 10,000 रुपये इसको देने बनते थे। अब क्या हुआ, इसने कहा कि भाई काम कर 8,000 इधर दे दे
और ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसको सप्लायर ने कुछ पैसा देना था, तो सप्लायर ने कहा कि 2000 इधर पहुंचा दियो, तो देना था सप्लायर को पर पे कर दिया रेसिपिएंट ने 2000, ये सप्लायर्स ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपिएंट। तो मुझे बताइए यहां पर क्या कोई एनी रिवर्सल होगा या नहीं होगा? क्या मैंने पूरी पेमेंट पार्टी को करी या नहीं करी है? नहीं सर, यहां पर कोई रिवर्सल नहीं होगा, फुल पेमेंट हो चुका है, फुल पेमेंट हो चुका है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो हमने पेमेंट कराया है ये 180 डेज के भीतर भीतर हो गया था, तो उसमें इस तरह कोई बात नहीं आएगी निकल के। तो ये मतलब ये भी पेमेंट टू सप्लायर ही माना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ये बता रहे हैं ऐसे करके कि ऐसा मत करना जैसे मान लीजिए सारा का सारा पैसा थर्ड पार्टी को दे दिया, आप बोलोगे आपको तो पैसा आया नहीं, रिवर्सल करके, नहीं भैया आपके ब्याह पर दिया तो वो आप ही को दिया है। सर अमेंडमेंट कहां है? कुछ नहीं अमेंडमेंट, इसमें शब्दों को सुधारा गया है, बाकी कुछ नहीं है। इतना लिखा गया है कि ये जो था ना प्रोपोर्शनेट अमाउंट, यहां से शब्द को काट के पे करेगा, पे एन अमाउंट, पे एन अमाउंट विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट खड़ा के लिखा हुआ है ये पे एन अमाउंट। आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करवाने के बजाय सीधा ये बोल दिया है पे एन अमाउंट। आपको फुल या प्रोपोर्शनेट जो भी बनता है वो अमाउंट आपको यहां विद इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो ज्यादा कुछ ऐसे नहीं है, प्रोसीजरल चीजें हैं, तो कोई अमेंडमेंट प्रैक्टिकली है ही नहीं यहां पर। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक, और आगे क्या है निकल के यहां पे ये अपनी बात हो जाती है एंड लास्ट डेट टू बुक आईटीसी। बताइए क्या होती है? नंबर 3 पर आ जाओ। लास्ट डेट टू बुक आईटीसी क्या होती है? हम कब तक आईटीसी अपना बुक कर सकते हैं? ये तो कैसी अमेंडमेंट है जिसे आप पहले से जानते हैं कि मैं क्या करवाने वाला हूं। हाँ बताओ चलो। सर जी इसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, भगवान झूठ ना बुलाए, 20 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है ना उसकी एक्चुअल फाइलिंग की डेट, उसकी एक्चुअल फाइलिंग की जो डेट है वो यहां पर आ जाती है मालिक। और इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर आएगी वही बनेगी लास्ट डेट टू बुक आईटीसी। हाँ लेकिन ये कंडीशन आपकी रीअवेलमेंट वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। अमेंडमेंट क्या है सब पता है आपको, ये 20 अक्टूबर को यहां से काट कर इन्होंने चेंज कर दिया कि भैया तू रहने दे, या क्रिमसी ये आ गया है अपना यहां पर 30 नवंबर, बस होगा काम। ये 30 नवंबर यहां पर कर दिया गया, तो जहां जहां 20 अक्टूबर था वहां पर 30 नवंबर कर दिया गया है ना। आसान चीजें, बड़ी आसान हल्की फुल्की सी चीजें हैं, तो कोई बहुत भारी भरकम या टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं आई है जिसमें बाल की खाल हमें निकालनी पड़ जाए ऐसे करके मालिक। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर आते हैं। भूरा आजा। अमेंडमेंट का पॉइंट नंबर 4 ऐसे करके आपकी सेवा में, आपके लिए, आपके गली में, आपके शहर में बहनों और भाइयों आ गया है। क्या? सुनो, आपको याद है ना सेक्शन नंबर हमारा एक हुआ करता है 17 सबसेक्शन 5 है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की। दूध पीते हो आप लोग? ग्रेट। कैसे, मतलब भैंस पाल रखी है आपने या फिर बाहर से आता है डब्बा लेकर जाते हो? दोनों तरह के होंगे, किसमें फायदा होता है? सर दोनों की अलग अलग बातें हैं। भैंस पालेंगे तो प्योरिटी तो मिलेगी, लेकिन आढ़त बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है। भैंस को चारा खिलाओ, रिपेयर मेंटेनेंस, नहलाओ धुलाओ, ये करो वो करो, 50 काम होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होता है, ₹1,00,000 की भैंस आएगी, बीमार होगी तो ठीक कराओ। लेकिन वहाँ डब्बा लटका के जाने में क्या होता है कि ना तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जाइए तुरंत रेडीमेड लेकर आइए दूध, एंड पर क्वालिटी थोड़ी सी वो नहीं मिलेगी जो आपको प्योरिटी घर पे मिल सकती है। तो दोनों के अपने पे कुछ फ़ायदे नुकसान हैं।
सस्ता महंगा देखें तो लगभग लगभग बराबर से ही पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सस्ता महंगा क्या पड़ेगा लगभग लगभग बराबर सा होता है। सर क्यों पूछ रहे, दूध की बात है, मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता क्या अब आपसे मैं, हैं? तो यहां पर आकर देखिए, हमें याद है कि एक तो होती थी मोटर व्हीकल, अरे कार की बात कर दी, इसका क्रेडिट ब्लॉक होता था कार। एक था यहां पर वेसल और एक था यहां पर एयरक्राफ्ट। तो हमें आप इतना सा बता दीजिए मालिक कि इनका क्रेडिट किनको मिलता था और किनको नहीं मिलता था। सर सुनो हमारी बात, इनमें यह लिखा हुआ था कि अगर हम इसे परचेज कर रहे हैं या कुछ और सीन है, अगर हमने इन्हें परचेज किया है तो क्रेडिट या तो परचेज करेंगे, है ना, अगर बिजनेस के लिए यूज़ करना है तो, या फिर इसे हम लीज पर लेकर आएंगे। जैसे वही कि भाई अगर दूध पीना है तो ये तो भैंस पालने के बराबर है कि भैंस पाल ली और यहाँ गए डेयरी पर डब्बा लटका के गए, वहाँ से दूध ले आए, बात खत्म। तो यहाँ खर्चा पानी जो क्या आएगा, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें डेप्रेशन के रूप में जाएगी, और यहाँ आपका जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बनते हैं वो यहाँ पर होंगे एंड सो ऑन, है ना। और ये क्या है, इसमें आपका जो खर्चा बुक होगा वो रेंटल के तौर पर बुक किया जाएगा। आप ये टोटल करना और ये टोटल करना लगभग लगभग बराबर सा ही बैठेगा, तो चॉइस आपकी होती है। खैर आगे मूव करते हैं। अगर आपने ऐसे किया है और परचेज करके लाए हो तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ दो बातें हो जाती हैं। अगर रेसिपिएंट बाबू हमारे वो हैं एसटीडी वाले रेसिपिएंट बाबू एसटीडी वाले हैं, यानी कि वो फर्दर सप्लाई करते हैं, खुद का शोरूम है या मतलब बेचते हैं, जैसे टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर में इन्वॉल्व हैं, एंड डी का मतलब लाइक ड्राइविंग स्कूल वगैरह चलाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए मोटर व्हीकल ये सब अपना बैकबोन होते हैं। तो इनको बोला भैया इनके बिजनेस की बेसिक नीड है ये मोटर व्हीकल या जो भी है, तो इसको तो आईटीसी मिल जाना चाहिए। यस सर, यही था ना, हाँ। लेकिन रेसिपिएंट अगर आपका अदरवाइज है, अदरवाइज मतलब क्या हो गया, मतलब एसटीडी वाले में फॉल नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आईटीसी यहां पर नहीं दिया जाएगा। ये बात तो पहले से जानते हैं हम। अच्छा जी, और सर इसमें क्या होगा अगर हम इसकी बात करते हैं, लीजिंग की या रेंटल की बात करते हैं, तो क्या होगा, वहां भी सेम ट्रीटमेंट है भाई, लगभग वो खरीदने का सब्स्टिट्यूट ही तो है ये। तो वहां पर भी वही चीज बोली कि देखो मैंने कॉपी करके पेस्ट मारा है, तो यहां पर आकर भी सेम चीज ऐसे करके बोल दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। अमेंडमेंट कहाँ है, अमेंडमेंट कुछ नहीं, सर्कुलर आया था एक, तो सर्कुलर ने क्या पूछा है कि देखो ये जो हम लीजिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो, तो ये लीजिंग किसकी लीजिंग, मतलब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट या किसी और की, सिर्फ ये लीजिंग इन्हीं तक लिमिटेड है या कुछ और भी है, बस यहीं तक। समझ में आई बात। वो कह रहा लीजिंग में मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट के अलावा भी कुछ और की बात कर रहे हैं, ना ना ना, कुछ और की बात नहीं कर रहे हैं, इनके अलावा कुछ और है। जैसे बस है, बस तो इसमें नहीं आ रही ना मोटर व्हीकल के अंदर, क्योंकि यहां 13 या उससे कम लोगों की बात करते हैं हम लोग। तो बस की लीजिंग करोगे तो उस इस सिस्टम में ब्लॉकेज में फॉल नहीं कर रही है, तो लीजिंग का मतलब इन तीनों से ही था। समझ में आ गई बात। तो बात कभी कभी बड़ी अजीब सी और अटपटी सी लगती है, लेकिन फिर भी जब सर्कुलर है बोर्ड का तो भैया बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे करके मालिक यहां पर बात बोल दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले साहब, हाँ साहब चलिएगा। अब एक चीज मैंने आपको और बतानी है यहां पर आकर, और वो क्या है, यहां आ जाइए नंबर 5, 5वें नंबर पे आके वो आता है आपका, हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है थ्योरेटिकल, सरकार का प्रपोज्ड सिस्टम क्या है और सरकार का एज ऑफ नाउ करंट सिस्टम क्या है रिटर्न्स वगैरह को लेकर। तो इसमें कह रहे हैं, भगवान झूठ ना बुलाए बिल्कुल भी, कि देखिए ये सप्लायर है, सरकार का ड्रीम है ये है,
ये जीएसटी का पोर्टल हो गया, ये यहाँ पर अपना जीएसटी का पोर्टल हो गया। सरकार कहती है कि तू यहाँ से जाएगा, GSTR1 फाइल करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, 2B में निकल के आएगा फिर तू अपना यहाँ से GSTR2 भरेगा, फिर भरने के बाद यहाँ से क्रॉस क्वेश्चनिंग होएगी इधर आ जाएगा तू, और यहाँ पर आकर फिर ये कुछ अगर मिसमैचिंग हो रही है तो GSTR1A आएगा, कुछ अगर चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर देना 17 तारीख तक, है ना। ये था बाई 10th तक ये देना, 11th बाई 11th तक ये था, बाई 15th तक ये इसको बोला गया था, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर क्या है, GSTR3 भी नहीं 3 फाइल करना बाई 20th, है ना। और ऐसे करके, और इसे करना बाई 17th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये सरकार का प्रपोज्ड प्लान था जिसमें कई सारे फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये है। 2 भी तो खैर ऑटो जनरेटेड है, ये फाइल नहीं करना होता, गवर्नमेंट से आता है ये तो। करंट सिस्टम क्या है? करंट सिस्टम ये है कि ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ये पोर्टल हो गया, ये भी यहाँ पर पोर्टल हो जाता है, ठीक है ना मालिक? हाँ सर ठीक तो है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ से जाता है GSTR1 जाता है, एंड उसके बाद में यहाँ से 2B में आई जाएगा, ये तो ऑटो ड्राफ्टेड है, और यहाँ चला जाता है GSTR3B। इधर से 1 का एक का कोई चक्कर है ही नहीं। तो ये है। तो इसमें देखिए कौन कौन से फॉर्म मिसिंग हैं। दरअसल क्या था कि जो GSTR2 है, GSTR3 है और GSTR1A है, ये आज तक सरकार इनको अप्लाई नहीं कर पाई। सरकार आज तक इनको अप्लाई नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब अप्लाई नहीं कर पाए, 5-6 साल हो गए जीएसटी को आए हुए, है ना, तो गवर्नमेंट कहते हैं ऐसी की तैसी में जान दो, अब तक ना कर पाए तो आगे अब करेंगे नहीं, बिना बात के पूरा सिस्टम कैरी करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम यहां से यहां स्विच कर जाएंगे, वांट टू स्विच, लेकिन सरकार ये सिस्टम ला ही नहीं पाई। तो इसका मतलब ये हो गया, अब सारी होप टूट गई। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तैसी में जान दो, अब हमें स्विच करना ही नहीं है, नो स्विचिंग। और ये जो प्रपोज सिस्टम था इनका, इस सिस्टम को मार दिया इन्होंने, काटा कि जो अब ये चल रहा है यही भविष्य में चलेगा। अब कोई ना GSTR2 आ रहा है, ना कोई GSTR3 आ रहा है, बस वही GSTR1 और 3B जैसे चलते आ रहे हैं उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे। सपना अपने हाथों से तोड़कर सरकार ने फेंक दिया। तो यानी कि एंटायर जीएसटी के अंदर जहां जहां पर आपका रेफरेंस आया है GSTR2, GSTR3 या GSTR1A का, उन सभी जगहों से उसे डिलीट मार दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। एक ये बड़ा चेंज यहां देखने में आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो सरकार अपने ड्रीम पर कभी पहुंचने की उम्मीद उसने तोड़ दी कि हम नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए उन्होंने इसको काटा, मार दिया है। ऐसे करके मालिक बात कर दी जाती है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि यहाँ किस तरह से चीज़ों को दे रखा है। तो ये आगे आपके सिलेबस के सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 ऐसे करके। एंड यहाँ पर पहला पॉइंट आया है एंड द, ये क्या है कि जो आपका आईटीसी आपको तभी दिया जाएगा जब आपके हाथ में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं यहाँ पे आके कि गुड्स आपको रिसीव हो जाना चाहिए, या आपके बिहार पर किसी थर्ड पार्टी को रिसीव हो जाना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली वो रिसीव होना चाहिए। ये क्या सर जी? ये दरअसल क्या है मैं आपको बताऊं, छोटी सी एक बात। हुआ क्या है कि एक सेक्शन 38 है, ये रिटर्न का जो चैप्टर है ना, उसमें आपका दिया हुआ है और उसको रीड्राफ्ट किया गया है, दोबारा से लिखा गया है पूरे के पूरे सेक्शन को। उसका कुछ रेफरेंस यहाँ इस्तेमाल किया गया है।
कैसे करके भला इस्तेमाल किया गया है? बोलते हैं एंड द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। इसे कहते हैं सर के ऊपर से होकर जाना। मैं अभी समझा भी नहीं रहा हूं आपको, ये क्या लाइन है ये, क्योंकि जब तक सेक्शन 38 नहीं पढ़ लोगे तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग इसे हम पुट ऑन होल्ड करते हैं, साइड में कर देते हैं। रिटर्न चैप्टर में पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक लाइन में निचोड़ बता दूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि देख रेसिपिएंट, हम तुझे क्रेडिट तब तक नहीं देंगे, इधर कबूतर, हम तब तक तुझे क्रेडिट नहीं देंगे जब तक तेरा सप्लायर ईमानदार नहीं है, या दूसरे शब्दों में अगर तेरा सप्लायर धोखेबाज है, गद्दार है, बदमाश आदमी है, तो हम तेरी अस्तैसी कर देंगे, हम तेरा क्रेडिट रोक देंगे, डिनाई करा देंगे। ऐसे कुछ कहने की कोशिश करेगा वहां पर जाकर। यहां बोलते हैं कि रेसिपिएंट का रिटर्न वगैरह फाइल हो गई हो, सप्लायर की प्रॉपर फाइलिंग रही हो, यहां वो 5% वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। ये आगे आपके वो शब्द आ गए जहां पर 180 डेज वाली कंडीशन थी, सिर्फ यहां पर चेंज किया गया है शेल पे एन अमाउंट। पहले यहां होता था कि एड इन आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, बात वही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। 20 अक्टूबर का 30 नवंबर यहां कर दिया गया है मालिक, और ये सब मैंने पुरानी बातें अपनी यहां पर दे रखी हैं। तो इस तरीके से ये हो गई बात। और यहां पर लीजिंग वाली बात ये आ गई कि लीजिंग का मतलब क्या, लीजिंग सिर्फ 3 चीजों की, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। तो लीजिंग का मतलब इन तीनों के संबंध में है, किसी चौथी चीज की लीजिंग की बात वहां पर हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी वाली बात मालिक बताई जा रही है। ठीक है जी। तो इस तरह से यहां पर आकर ये बात आपकी हो जाती है कंप्लीट। और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरा आगे बढ़ जाए? हाँ सर जी, बढ़ जाइए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करने के लिए जा रहे हैं। आजा यहां पर आकर, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं? रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इसमें आता है एक आपका सेक्शन नंबर 29 करके। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड तो मुझे बताइएगा जरा कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है बाय द ऑफिसर तो उसके कई सारे बेस होते हैं। उनमें एक बेस ये भी आता है कि अगर आप अपनी रिटर्न लगातार फाइल ना करो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो लगातार वाला पीरियड कितना बनता था? हैं, देखते हैं यहां पर आकर कि अगर मान लीजिए मैं रेगुलर स्कीम का हिस्सा हूं, ठीक है, या फिर मैं एक कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा हूं। रेगुलर में ना 2 बातें हो जाती हैं। एक बात आ जाती है उसमें कि हम QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम अदरवाइज हैं सॉरी, या फिर हम अदरवाइज में आते हैं। ये बताइए भाई साहब क्या कहना चाहते हो आखिरकार आप? और इनके लिए तो भाई साहब कुछ है ही नहीं ऐसा। तो कंपोजिशन स्कीम तो अपने आप में है ही है स्कीम एक, है ना? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है, और कौनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अब ये तो हमने ऐसे करके यहां पर खींच दी लाइन। मुझे बताइए कि इनकी वैसे रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बात कर लेते हैं यहां पर आकर, थोड़ा स्पेस भी ठीक से क्रिएट करते हैं। अच्छा पॉइंट है ये सर। जहां तक सवाल है रिटर्न की फ्रीक्वेंसी को लेकर, रिटर्न फ्रीक्वेंसी जो QRMP वाले हैं ऑब्वियस सी बात है उनकी रिटर्न क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर जाती है। और किस में जाती है? फॉर्म का नाम है GSTR 3B करके है, और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर जाता है। जो अदरवाइज वाले हैं इनका भी वही GSTR
3B है, लेकिन वो मंथली फ्रीक्वेंसी पर अपना जाता है। राधे राधे। उसके बाद आगे क्या, आगे जो है जो कंपोजिशन वाले हैं इनकी रिटर्न की बात कर रहा हूं। रिटर्न किस उसमें जाती है? रिटर्न जाती है इनकी GSTR 4 में जाती है, और वो एनुअल फ्रीक्वेंसी पर जाती है। एनुअल फ्रीक्वेंसी पर जाती है। ध्यान दीजिए, जो आपका GST CMP 08 है ना, वो रिटर्न नहीं होता, उसे नाम दिया जाता है स्टेटमेंट का। तो हम यहां ढूंढ रहे हैं क्या? रिटर्न की फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, क्योंकि रिटर्न वर्ड का इस्तेमाल वहां पर अपना किया गया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है साहब। अब यहां पर बता क्या रखा था, पहले आप अपनी पुरानी नॉलेज को ध्यान में लेकर आइए। वहां पर क्या क्या सीख रखा था आपने, कि वो अगर आपकी रिटर्न मिसिंग हो जाती है कितने पीरियड के लिए, तो पहले वाले में लिखा हुआ था कि अगर आप 6 महीने गायब रहे, 6 महीने तक आपने रिटर्न का चेहरा नहीं दिखाया, तो हम आपकी आरसी को ना कैंसिल कर देंगे। QRMP वाले में बोलता था कि अगर आप 6 महीने गायब रहे तो ऐसी की तैसी। GSTR 4 के लिए बोलता था, कंपोजिशन वाले के लिए बोलता था कि अगर आपने 3 क्वार्टर तक अपनी रिटर्न नहीं दी तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको अपडेट कर दूं, जो GST CMP 08 होता है, ये स्टेटमेंट तो होता ही होता है, और ये क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर अपना जाता है, ठीक है जी, इसकी क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं इसकी बात यहां नहीं कर रहा हूं, मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो मैंने GSTR 4 का नाम लिखा है। तो ये मिसिंग था। अब इसमें कुछ करेक्शंस करने की जरूरत पड़ी। क्या करेक्शन किया गया और क्यों किया गया? तो पहली बात ये समझिए जरा यहां पर आकर, कि भाई साहब एक बात बताओ, आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है आपकी जो रिटर्न है वो जाती तो एनुअल है, और आप ये कह रहे हो कि अगर 3 क्वार्टर तक रिटर्न मिस कर दी तो कैंसिलेशन कर देंगे। क्या ये बात गलत नहीं है? रिटर्न जाती एनुअल है और आप क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो यहां कुछ एनुअल फ्रीक्वेंसी वाला कुछ बोलिए ना। तो इन्होंने यहां पर बोला कि अगर आपकी रिटर्न ड्यू डेट के 3 महीने तक नहीं आती है तो फिर आपका हम जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देंगे। अच्छा, इसकी ड्यू डेट क्या होती है वो भी समझ लीजिए। ड्यू डेट इसकी होती है, ड्यू डेट जो होती है वो है मालिक GSTR 4 की 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल का 30th अप्रैल यहां पर होता है। तो जो ड्यू डेट की यहां पर बात कर रहे हैं ना, 3 मंथ्स, तो दैट इज ड्यू डेट के 3 महीने तक, यानी कि अप्रैल से मई जून जुलाई, यानी कि 31 जुलाई इतने तक आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी तो आपकी आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। तो वैसे करके है। तो ये जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरी रिटर्न है फॉर द पीरियड 21-22 की, ठीक है, ओके जी, और इसकी ड्यू डेट क्या पड़ेगी सर? अगले साल का 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल, 22-23 करता हूं उसको मैं, ये है 22-23, ड्यू डेट पड़ेगी 30/4/2023 करके, और इसकी जो कट ऑफ है कि वहां तक हम सब्र कर सकते हैं, उसके बाद कैंसिलेशन हो जाएगा। कट ऑफ है 3 महीने यानी कि 31 जुलाई 2023 करके। तो जो शब्द थे ये गलत थे, तो इनको यहां पर लाकर अमेंड कर दिया गया है। तो अमेंडेड पोजीशन आपकी यहां पर दी हुई है। एम आई राइट? यस सर। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे कि GSTR 3B क्वार्टरली आपका यहां पर जाता है मतलब, लेकिन यहां बोल रहे थे कि 6 महीने तक नहीं गया, 6 महीने तक नहीं गया, 6 महीने तक रिटर्न नहीं दी। तो क्या ये सही बात है? क्या शब्दावली ठीक है? आपका जो फ्रीक्वेंसी वो क्वार्टरली पे है और आप ये कह रहे हो कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं आई, तो मंथ का नाम लेना उचित बिल्कुल भी नहीं है। क्वार्टर में बोलो ना, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, इतने क्वार्टर तक रिटर्न नहीं आई तो हम आपका कैंसिलेशन कर देंगे। तो बात समझ में आई। तो उन्होंने इसका कर दिया, सॉरी 2 क्वार्टर, कि 2 क्वार्टर तक अगर आप, बात तो ये 6 महीने, लेकिन शब्द को सुधारा है कि 2 क्वार्टर तक आपकी रिटर्न मिस रही तो हम वैसे में दिक्कत हो जाएगी। फिर ध्यान दीजिएगा, ये मंथली फ्रीक्वेंसी पर जाता था, 6 ही महीने थे वो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंज नहीं है, वो 6 महीने का 6 महीने रहेगा। तो प्रैक्टिकली उनका जो इंटेंट था वो कुछ बदलना नहीं था। प्रैक्टिकली इंटेंट ये था कि जो गलत शब्दावली आ रही थी उस शब्दावली को ठीक यहां पर करना इनका ऑब्जेक्टिव था। मेरे बच्चा, मेरे भूरा, मेरे कबूतर, ठीक है? हाँ सर जी, एकदम ठीक है।
और कोनो दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। ऐसे करके हमारी बात हो जाती है। एक और चीज़ है इसके अंदर, एक और चीज़ क्या है, वो ये है कि देखो साहब ऐसा होता है, पूछे ना हमसे कैसा होता है, पूछो पूछो, पूछते काहे नहीं है, डर क्यों जाते हो, पूछिए। कि यहां पर बात छोटी सी है, एक रूल नंबर 21A में कुछ बात हुई है कि यहां पर आकर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो हो जाती है सस्पेंड। और बेटा आगे चलकर सस्पेंशन का हाल कैंसिलेशन होता है। सस्पेंड हुई थी बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, चिट्ठी विट्ठी आ गई, आओ रिटर्न फाइल करो, ये करो वो करो। अब मुझे क्या करना है, मैं किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देता, एंड ऑल जो मेरी पेंडिंग रिटर्न्स थी मैंने सबको अपना फाइल कर दिया, ब्याज इंटरेस्ट वगैरह जो उनका बनता था सब दे दिया। जिस वजह से सस्पेंशन हुआ था वो वजह मैंने दूर कर दी, मैंने सारा का सारा उनको दे दिया है। अब मुझे बताइए मेरा सस्पेंशन विड्रॉ हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो ये सस्पेंशन हुआ था मेरी RC को जो सस्पेंड कर दिया था, तो सस्पेंशन जो है उसे डीम्ड टू बी रिवोक्ड हो जाएगा, मतलब कि वो अपने आप में खारिज मान लिया जाएगा। इतनी सी बात यहाँ पर भूली गई है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें राधे, पढ़कर देख लें एक बार। हाँ जी चलिएगा। आओ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तीनों चार्ट दे दिए, मेरा मन नहीं माना था, हालांकि इन तीनों चार्ट में अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट बस यहाँ पर है। ये देखिए कि अगर आप फाइनली अमेंडेड पोजीशन याद रखना, रेगुलर है तो 6 महीने ही है अभी भी, लेकिन शब्द 6 महीने और 2 क्वार्टर, एंड उसके लिए जो कंपोजिशन वाला है साल खत्म हो जाए, 3 महीने वेटिंग पीरियड, उसके बाद कैंसिलेशन। तो कंपोज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नॉट टू फाइल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड 3 months फ्रॉम ड्यू डेट एक्सपायर हो चुके हैं, तो कैंसिलेशन के लिए तैयार रहें। रेगुलर स्कीम में 6 महीने नॉर्मली, QRMPM में है तो 2 टैक्स पीरियड, और इनका टैक्स पीरियड होता है क्वार्टर, बोले तो 2 क्वार्टर की बात यहाँ पे करके चल रहे हैं। ये है, एंड इसी बात को अगर आप यहाँ देखेंगे लीगल टेक्स्ट के अंदर, तो सेक्शन 29 के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है कि द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, तो वैसे इसको कर दिया गया। और अच्छा सर, एक उसमें जो कॉम्पोजिशन स्कीम थी उसके लिए एक सेकेंड, हमारा जो रखा गया था, समय जो रखा गया था वो कितना था, क्या लिखा मैंने, हाँ 3 क्वार्टर थी, ओके जी ठीक है। तो ये आ गया जी, है ना। और इसमें बोला गया, बाकी के लिए बोला गया है कि भाई एज में भी प्रेस्क्राइब, तो रूल्स में बता रहे हैं, रूल्स में जाके बोल रहे हैं कि नॉर्मल रेगुलर है तो 6 महीने, QRMP लेके बैठा तो 2 टैक्स पीरियड। मैंने आसान भाषा में आपके लिए पहले लिख के दे दिया अलग से कागज पे, यहाँ तो रूल्स और उसका बड़ा झगड़ा डाल देते हैं। यहाँ बोल रहे हैं 21A के अंदर कि अगर सस्पेंशन हो गया है तो भैया दौड़ो भागो रिटर्न फाइल कर दो, जिस वजह से सस्पेंशन हुआ है उस वजह को दूर कर दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन था सस्पेंशन, वो डीम टू बी रिवोक्ड कंसिडर वहाँ पर कर लिया जाएगा। एंड प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना कल चाहे बात जितनी, बिकॉज टाइम हो गया है लंच का और बज रहे हैं 1:45 और मैं जा रहा हूँ लंच करने। बाकी अगले भाग में बात करेंगे आपसे हम, ठीक है। जो नोटिंग है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, वहां से आप निकाल सकते हैं, और मेरी वेबसाइट crajkumar.com वहां पर भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो जी मालिक, बाय बाय।